Hello everyone, welcome to the Jajwan tutorial. Today I will explain Samagra Siksha Abhiyan Chandigarh 2023 general paper. And let's begin. Our first question is assertion. Assertion का क्या मतलब है? जब हम कोई जो स्टेटमेंट है वो कॉन्फिडेंटली बोल रहे होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? असर्शन. तो क्या स्टेटमेंट गिवन है यहाँ? ऑल टीचिंग इम्प्लाइज लर्निंग. यहाँ टीचिंग जो है, व्हाट इज़ टीचिंग? टीचिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसको डिज़ाइन किया गया है लर्निंग को आसान बनाने के लिए. ओके. और व्हाट इज़ लर्निंग? लर्निंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम एक्वायर करते हैं नॉलेज को थ्रू एक्सपीरियंस या फिर ऑब्जर्वेशन. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में हम क्या करते हैं? लर्निंग करते हैं. व्हाट इज़ इम्प्लाइज? इम्प्लाइज मीन्स शो करना. ये हम क्या बोल सकते हैं? इसको दर्शाना. अगर हम एक सिंपल लाइन में इसको समझें तो ये क्या हो सकता है? जैसे हर जो सिखाने की प्रक्रिया है उसमें सीखना शामिल होता है. ओके. एंड व्हाट इज़ द रीज़न हियर? लर्निंग टू बी यूजफुल मस्ट बी डिराइव्ड फ्रॉम टीचिंग. अब लर्निंग यूजफुल है बट ये मस्ट भी जो है, ये जो टर्म है ये एक नेगेटिव टर्म यहाँ पे गिवन है. बिकॉज जो लर्निंग है वो सिखाने से ही नहीं, डिराइव नहीं होती. लर्निंग सिर्फ हम सिखा के ही नहीं सीख सकते. और अदर वे भी हैं लर्निंग को करने के. वो हम सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हैं, वो हम ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी लर्निंग कर सकते हैं. तो सो रीज़न आर इज़ रॉन्ग हियर. एंड अगर मैं एक एग्जांपल लूँ लर्निंग का, जैसे हम लर्निंग कर रहे हैं, बाइक को राइड करना सीख रहे हैं. तो अब जो हम राइड कर रहे हैं तो हम इसमें क्या कर रहे हैं? खुद से हमने खुद को इन्वॉल्व किया है उसमें. हम करके उस चीज़ को सीख रहे हैं. तो ये हमारा क्या है? अपना एक्सपीरियंस लर्निंग. अगर हम ऑब्जर्वेशन लर्निंग की बात करें तो हम क्या करते हैं? सोशल जो जब हम पीपल से कनेक्ट होते हैं तो हम देख करके उनको अंडरस्टैंड करके बहुत सारी जो स्किल्स हैं वो हम एक्वायर कर रहे होते हैं. ये हमारी क्या है? ऑब्जर्वेशन. अगर हम सेल्फ स्टडी की अगर हम बात करें तो हम बुक्स को रीडिंग करते हैं, रीड कर रहे हैं. तो हम क्या कर रहे हैं? अपना कॉग्निटिव पावर को, रिकॉल को, रिमेम्बरेंस को एनहेंस कर रहे हैं. तो उससे हम, ये हमारा क्या है? किसका पार्ट है? लर्निंग का. सो स्टेटमेंट वन इज़ करेक्ट हियर. ऑल द टीचिंग इम्प्लाइज लर्निंग. बट जो रीज़न है वो क्या है? रॉन्ग. सो ऑप्शन D is correct here. A is true and R is false. Now move to the next question. Which of the following learner characteristics is highly related to effectiveness of teaching? मीन्स जो एक मतलब जब जो भी लर्नर होता है उसके करेक्टरिस्टिक्स जो हैं, इन जो ये हमें गिवन है ऑप्शन में, इनमें से कौन सा हाईली अफेक्ट करता है टीचिंग को? वो है अपना प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ लर्नर. जो भी लर्नर है उसने अपने पास्ट में जो भी एक्सपीरियंस किए हैं उससे उनका जो इफ़ेक्ट है वो किस पे होता है? टीचिंग पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है. तो ये हमारा क्या हो जाएगा? हाईएस्ट अफेक्टिव जो करेक्टरिस्टिक्स है. ऑप्शन ए इज़ करेक्ट हियर. एंड पीयर ग्रुप ऑफ लर्निंग भी किसका पार्ट होता है? एक लर्नर इसमें भी क्या करता है? लर्न कर रहा होता है अपने क्लासमेट से. बहुत सारी पॉजिटिव थिंग्स भी वो लर्न करता है एंड टू मच नेगेटिव थिंग्स भी वो लर्न कर सकता है. बट यहाँ पे जब पीयर ग्रुपिंग होती है तो जो स्टूडेंट है वो एक दूसरे के साथ क्या करता है? एक दूसरे से एक बैलेंस वे में कैसे हमें कोई लर्निंग करनी है वो सीखता है. एजुकेशनल स्टेटस ऑफ अ पेरेंट ऑफ द लर्नर. जो एजुकेशन स्टेटस है वो भी इम्पैक्ट करता है लर्नर को. जैसे अकेडमिक, अगर पेरेंट्स का अकेडमिक बैकग्राउंड अच्छा है तो उसका लर्नर पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है. एंड फैमिली साइज फ्रॉम विच द लर्नर कम्स. फैमिली साइज मीन्स यहाँ पे वो न्यूक्लियर फैमिली की या जॉइंट फैमिली की बात कर रहा है जिसमें लर्नर बहुत सारी चीज़ों को लर्न करता है. तो ये सारे क्या हैं? लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. बट जो अफेक्टिव होता है वो अपना क्या है? प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर. सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट हियर. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
Which of the following characteristics is important when a teacher communicate with his or her student? अगर हम यहाँ पे किस चीज़ की बात की गई है कि जो टीचर का स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेशन होना चाहिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। हाउ? अगर टीचर अपने स्टूडेंट से कम्युनिकेट करता है, बात करता है, तो जो स्टूडेंट का और टीचर का जो कनेक्शन है, जो बॉन्ड है, वो स्ट्रोंग होता है। एंड हमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन है, इनमें से इम्पोर्टेंट क्या है? अपना ऑप्शन बी इज़ करेक्ट है, एम्पैथी। एम्पैथी, अगर हम बात करें एम्पैथी की, तो ये क्या होता है? इसमें जो हमारा टीचर है वो अंडरस्टैंड करता है स्टूडेंट की फीलिंग्स को। कैसे? जैसे एक स्टूडेंट है, ओके, वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस है, उसको एक स्पीच देना है, स्पीच के लिए वो बहुत नर्वस है, तो टीचर ने क्या बोला, टीचर क्या बोल के उसको कॉन्फिडेंट फील करवा सकते हैं कि उसको जब टीचर को भी वो दिन याद है जब फर्स्ट टाइम उन्होंने स्पीच दिया था, तो वो कितने नर्वस थे। तो उन्होंने क्या किया, अब स्टूडेंट को अपने पास बुलाया और उसको स्पीच के लिए स्पीच की जो प्रैक्टिस करवाई, वो दोनों ने मिलकर एक साथ की, जिससे जो स्टूडेंट है वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहा है। तो इसमें क्या हुआ, टीचर ने जो स्टूडेंट को कॉन्फिडेंट फील करवाया, कैसे? उसके साथ कनेक्शन बना के, उसकी लर्निंग में अपने आप को इन्वॉल्व करके। ये हमारा क्या है? एम्पैथी। एम्पैथी में हम क्या करते हैं, जब हम खुद को इन्वॉल्व करते हैं दूसरे की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करके, जब हम खुद इन्वॉल्व करते हैं अपने आप को उस प्रोसेस में, ये अपना होता है एम्पैथी। अगर हम बात करें सिंपैथी की, सिंपैथी में क्या होता है? सिंपैथी में हम सिर्फ कंसर्न दिखा रहे होते हैं कि हाँ, हमें फील हो रहा है, बट हम खुद को इंडल्ज नहीं करते उसमें। फॉर एग्जांपल, जैसे टीचर ने एक स्टूडेंट है, अगर उसके टेस्ट में बहुत ही कम मार्क्स आए हैं, तो टीचर अगर उसको बोल देता है कि मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है कि तुम्हारे मार्क्स कम आए हैं, और ये बहुत ही टफ़ है, टफ़ थोड़ी क्या है, हमें बहुत ही हम कैसा फ़ील कर रहे हैं, बहुत ही हार्ड फ़ील करते हैं जब हमारे मार्क्स कम आते हैं। तो यहाँ पे टीचर ने क्या किया, सिर्फ कुछ वर्ड्स में स्टूडेंट को बोला है, और सिर्फ क्या की है, सिंपैथी को शो किया है। ये अपना क्या है? सिंपैथी। अगर हम बात करें अपैथी की, अपैथी में क्या होता है? जब कोई भी टीचर बिल्कुल, मतलब उसका जो इंटरेस्ट है वो बहुत ही कम होता है स्टूडेंट को लेकर। जैसे कोई भी स्टूडेंट है, अगर वो उसके जो ग्रेड्स आए हैं वो बहुत ही कम आए हैं क्लास में, तो टीचर क्या करता है? टीचर जस्ट बोल देते हैं कि डोंट वरी, इट्स जस्ट ग्रेड्स, ओके। उन्होंने क्या बोला कि यहाँ पे जो है उनका जो इंटरेस्ट है इमोशंस को लेके, स्टूडेंट के इमोशन को लेके, उनके इंटरेस्ट में क्या है? लैकनेस। तो ये अपना क्या है? अपैथी। उन्होंने जस्ट क्या किया? जस्ट ये रिप्लाई किया है, क्योंकि उनको ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है कि स्टूडेंट्स के इमोशन पे। एंड इफ़ व्हाट इज़ एंटीपैथी? एंटीपैथी में जो एंटीपैथी मीन्स क्या होता है? जब स्ट्रॉन्ग डिसलाइक अगर हमें टीचर शो कर रहा है, मीन्स अगर स्टूडेंट को कोई भी टॉपिक समझ नहीं आया, तो वो अगर टीचर के पास जा रहा है, तो अगर टीचर रिस्पॉन्स करे कि आई डोंट लाइक स्टूडेंट्स आस्किंग क्वेश्चंस ऑल द टाइम, फिगर इट आउट योर सेल्फ, मीन्स मतलब अब टीचर ने एक हार्श स्टेटमेंट यहाँ पे दी है। ये हमारा क्या हो जाएगा? एंटीपैथी। कि उनको, जो टीचर है उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई उनसे हर टाइम पे उनसे क्वेश्चन पूछता रहे, तो वो खुद ही ट्राई करे। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट हेयर, एम्पैथी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। To provide continuous feedback of learning progress to the students during the instructions, which type of evaluation will be used? अब हम क्या कर रहे हैं, जब हम लर्न करते हैं उसमें अगर हमें कंटिन्यूस फीडबैक मिलता रहे स्टूडेंट की प्रोग्रेस का, तो वो हमारा क्या होता है? इट्स अ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में सपोज टीचर ने कोई भी टॉपिक, सॉरी,
कोई भी टॉपिक टीच करवाया है क्लास में, उसके बाद अगर हम जो टीचर है वो स्टूडेंट से फीडबैक लेता है तो टीचर कितना रिस्पॉन्स कर रहे हैं उस टॉपिक को लेकर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मल इवैल्यूएशन। अगर हम बात करें सम्मेटिव, सम्मेटिव में क्या होता है, सम्मेटिव में बेसिकली यहाँ पे समेटिव में ओवरऑल जैसे पूरा कंप्लीट ईयर के अंदर जो आफ्टर मतलब एक जब ईयर कंप्लीट होता है तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपना जो टेस्ट देते हैं ईयर में, वो क्या होता है अपना समेटिव। 1 सेकेंड, समेटिव का अगर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको अंडरस्टैंड करें तो जब हम इवैल्यूएट करते हैं एक स्टूडेंट का ओवरऑल लर्निंग या असाइनमेंट को, एक जो फाइनल ईयर के एग्ज़ाम होते हैं, फाइनल टर्म होते हैं, उस टाइम पे क्या होता है, स्टूडेंट का जो कंप्लीट जो स्टूडेंट का जो ओवरऑल जो ग्रेड हमें मिलता है, तो वो जो कंटिन्यूस फीडबैक का क्या नहीं है, पार्ट नहीं है, इसमें सिर्फ वन टाइम में ही हम उसको इवेलुएट कर रहे होते हैं ऑल ऑल ओवर ईयर में। अगर हम पीर की बात करें तो व्हाट इज़ पीर, पीर में हम क्या करते हैं, फीडबैक लेते हैं स्टूडेंट से। जब स्टूडेंट एक दूसरे के साथ मतलब जो क्लासमेट्स हैं, अगर वो एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, तो उस टाइम पे जो टीचर है वो उनको ऑब्जर्व कर रहा होता है कि ये ऑब्जर्वेशन में क्या करते हैं वो कि स्टूडेंट्स कितना अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अगर हम डायग्नोस्टिक की अगर हम बात करें तो डायग्नोस्टिक में क्या होता है, इसमें जो टीचर है वो आइडेंटिफाई करता है जो स्टूडेंट की प्रायर नॉलेज है उसको। अगर स्टूडेंट को कुछ डिफ़िकल्टी आ रही है किसी भी टॉपिक को लर्न करने में, या फिर उसका कुछ स्पेसिफिक स्किल में गैप है, तो ये क्या होता है अपना, वो क्या करता है, जो टीचर है वो क्या करता है, डायग्नोज करता है कि स्टूडेंट को कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। ये सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट हियर, फॉर्मेटिव। फॉर्मेटिव में हमें क्या मिलता है, कॉन्टिन्यूस फीडबैक। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The teacher studies student group behavior mainly by the following method. अब इसमें जो टीचर हैं वो स्टडी कर रहे हैं स्टूडेंट के बिहेवियर को, तो यहाँ पे जो मेथड फॉलो होता है वो हम करेंगे ऑब्जर्वेशन मेथड। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट हियर। ऑब्जर्वेशन में अगर हम ऑब्जर्वेशन की बात करें तो ये एक ऐसा मेथड है जिसमें जो टीचर है वो डायरेक्टली वॉच कर रहा है और वो रिकॉर्ड कर रहा है इंटरेक्शन, जो स्टूडेंट हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेशन कैसे कर रहे हैं, क्या कन्फ्लिक्ट वो फेस कर रहे हैं एक दूसरे से वर्क करते हुए, या फिर वो उनका जो कोऑपरेशन है वो कैसा है। ये सारी चीज़ें एक टीचर डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन के थ्रू एक स्टूडेंट के बिहेवियर को वॉच आउट करता है। और अगर हम बात करें इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू क्या है, ये एक एक्सपेरिमेंट, इसमें हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, केस स्टडी करते हैं, किसके ऊपर, स्टूडेंट के ऊपर, कि हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, इसमें एक स्टूडेंट के एटीट्यूड को हम क्या कर रहे हैं, उसका कैसा एटीट्यूड है, परसेप्शन कैसा है किसी भी चीज़ को लेकर, ये किसको शो करता है, अपना इंटरव्यू के थ्रू। अगर हम एक्सपेरिमेंटेशन की अगर हम बात करें तो अगर हम कोई टॉपिक अगर क्लास में हम डिस्कशन के लिए देते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं स्टूडेंट्स पे। केस स्टडी में भी हम क्या करते हैं, एक डिटेल्ड वे में स्टूडेंट के बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं किसी भी एक एक्टिविटी को देकर। And now move to the next question. And posteriori knowledge is a knowledge that is derived from it's this knowledge is derived from experience, on experience। अगर हम पेस्टोरियरी नॉलेज की अगर हम बात करें तो हम इसको एक एक्सपीरियंस के थ्रू गेन करते हैं, जो भी हमने एक्सपीरियंस लिया है उसके बाद ये हमें ये जो नॉलेज है वो हम गेन करते हैं, या फिर हम इसको ऑब्जर्वेशन में भी डाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कोई स्टूडेंट है,
उसने कोई प्लांट ग्रो किया, वो कैसे सनलाइट में क्या हो रहा है, अगर वो फास्टर ग्रो हो रहा है तो ये उसने क्या किया, एक्सपीरियंस करके लर्न किया कि सनलाइट में क्या होता है, जो अपना प्लांट है वो ग्रो करता है। ओके, एंड व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन, अगर हम इंफॉर्मेशन की बात करें तो ये अपना इंफॉर्मेशन बेसिकली क्या होती हैं, अपना इंफॉर्मेशन कोई भी स्टूडेंट है, ओके, जो टीचर है, टीचर की जो नॉलेज है, सब्जेक्टिव नॉलेज है, वो सारी की सारी क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती है उस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, जो टीचर ऑर्गेनाइज करके उसको एक सिंपल वे में एक स्टूडेंट को क्या करता है, स्टूडेंट को टीच करता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The evaluation of personality is best made through the use of, जब हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, इवैल्यूएशन की। इवैल्यूएशन हम कैसे करते हैं, इवैल्यूएशन में हम बच्चे को क्या कर रहे हैं, जो भी अपना स्टूडेंट है उसकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। वन सेकेंड, पर्सनैलिटी को अगर हमें एक स्टूडेंट की पर्सनैलिटी, जो भी हम टेस्ट कंडक्ट होता है, ओके, जो इवैल्यूएशन हम कर रहे हैं, तो उसमें क्या रहेगा, जो पर्सन है, जो स्टूडेंट है, उसके बिहेवियर को, एटीट्यूड को, करेक्टरिस्टिक्स को हम क्या करते हैं, मेज़र करते हैं। तो ये हम क्या कर रहे हैं, इवैल्यूएट कर रहे हैं। अगर हम बात करें हेयर पर्सनैलिटी को मेज़र करने का, इवेल्युएट करने का बेस्ट जो वे है वो अपना क्या है, प्रोजेक्टिव टेस्ट। हम प्रोजेक्टिव टेस्ट करते हैं स्टूडेंट का। प्रोजेक्टिव टेस्ट में क्या होता है कि कोई भी स्टूडेंट है अगर वो अपनी फीलिंग को, थॉट्स को एक्सप्रेस करता है, जब एक टीचर कोई भी पिक्चर्स को या स्टोरी को प्रेजेंट करता है स्टूडेंट्स के सामने, उसके बाद जो पिक्चर है, जैसे टीचर ने एक पिक्चर शो की, अब टीचर ने स्टूडेंट से बोला कि इस पिक्चर में जो भी हो रहा है आप उसको एक्सप्लेन करें। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, टीचर जो है स्टूडेंट की पर्सनैलिटी को चेक कर रहे हैं कि क्या उसकी हिडन थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, या फिर उसकी जो अनकॉन्शियसनेस ट्रेट्स हैं वो उनको यहाँ पे कैच कर रहे हैं। एंड व्हाट इज़ सर्वे टेस्ट, अगर हम सर्वे टेस्ट की बात करें तो सर्वे टेस्ट में क्या होता है, हम यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट है उसकी जो ओपिनियंस हैं उनको उसका ओपिनियंस को कलेक्ट करते हैं, एटीट्यूड के बारे में अंडरस्टैंड करते हैं, या फिर जो भी इंफॉर्मेशन उस पर्सन को गिवन है वो हम इस टेस्ट के थ्रू ऑब्जर्व करते हैं। जैसे जैसे अगर एक टीचर है उसने एक सर्वे कंडक्ट किया है कि कितनी ज़्यादा स्टूडेंट प्रीफर करते हैं ऑनलाइन क्लासेस को या ऑफलाइन क्लासेस को, तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा, अपने सर्वे टेस्ट का। अगर हम बात करें प्रेफरेंस टेस्ट की, तो ये इसमें क्या होता है, इस प्रेफरेंस टेस्ट में हम लाइक्स और डिसलाइक या चॉइस की, अगर हम एक चॉइस की, लाइक डिसलाइक की हम बात करते हैं, जैसे जो फॉर एग्जांपल जैसे टीचर ने स्टूडेंट को बोला कि उनको चूज़ करने हैं उनके जो फेवरेट सब्जेक्ट हैं, तो यहाँ पे स्टूडेंट जो है अपनी प्रायोरिटी के बेस पे, अपने इंटरेस्ट के बेस पे टॉपिक को चूज़ करता है, तो ये अपना किसका एग्जांपल हो जाएगा, प्रेफरेंस टेस्ट का। अगर हम बात करें इन्वेंट्री टेस्ट की, तो इन्वेंट्री टेस्ट में क्या होता है, इसमें जो स्टूडेंट हैं उसकी हैबिट्स को, उसके एटीट्यूड के लिए जो टीचर है वो कुछ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस को क्या करता है, स्ट्रक्चर करता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इन्वेंट्री टेस्ट। फॉर एग्जांपल जैसे एक टीचर को ऑब्जर्व करना है कि कौन स्टूडेंट क्या है, इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है, तो ये इसको ऑब्जर्व करने के लिए उन्होंने कुछ क्वेश्चंस को कंस्ट्रक्ट किया है और वो आस्क कर रहे हैं, जिससे उनको एक आइडिया हो जाता है कि मतलब स्टूडेंट क्या है, इंट्रोवर्ट है कि एक्सट्रोवर्ट। Now move to the next question. Which of the following is not the tool for formative assessment in psycholastic domain? फॉर्मेटिव असेसमेंट में हम क्या करते हैं, जब
ये असेसमेंट किसी भी टॉपिक की क्लैरिटी को ऑब्जर्व करने के लिए किया जाता है टीचर्स के थ्रू। मतलब जैसे टॉपिक कंप्लीट हुआ उसके बाद उसका फीडबैक स्टूडेंट की प्रोग्रेस को चेक करने के लिए फॉर्मेटिव असेसमेंट देते हैं। तो इसका जो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट हियर। जो MCQs क्वेश्चंस हैं ये इसका टूल नहीं होते फॉर्मेटिव असेसमेंट के। कन्वर्सेशन है, कन्वर्सेशन में भी क्या होता है, हमें फीडबैक मिलता है। अगर हम किसी को प्रोजेक्ट पे, स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट पे वर्क करवा रहे हैं तो उसमें भी हम क्या कर रहे हैं, एक जो टीचर है उसको फीडबैक मिलता है कि कितना डीपली स्टूडेंट ने किसी टॉपिक को अंडरस्टैंड किया है। अगर हम ओरल क्वेश्चन करते हैं वो भी किसका पार्ट होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट का। इसमें भी डायरेक्ट फीडबैक मिलता है टीचर को। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A learning outcome is a sentence and statement which describe what the लर्निंग आउटकम मीन्स हमने सीखा क्या है किसी भी सेंटेंस से, किसी भी स्टेटमेंट से। वो कौन से जो स्टेटमेंट है वो डिस्क्राइब करती है लर्नर विल बी एबल टू डू एट द एंड ऑफ द यूनिट ऑफ इंस्ट्रक्शन। मतलब लर्निंग आउटकम का मीन्स क्या है कि कितना हमने सीखा है। जो भी हमने लर्निंग की है डायरेक्ट वे में या इनडायरेक्ट वे में, जो भी हमने एक्वायर की है नॉलेज, उससे हमने क्या सीखा। तो लर्नर विल बी एबल टू डू, मतलब वो लर्नर अब एबल है किसी भी चीज़ को करने में एट द एंड ऑफ यूनिट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जब इंस्ट्रक्शंस उसने क्या कर लिए हैं, ऑब्जर्व कर ली हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following domain has levels such as remembering, understanding, applying, analyzing, evaluating and creating? ये जो लेवल हैं ये सब क्या हैं, अपना ब्लूम टैक्सोनॉमी का ही एक पार्ट है। जो ये डोमेन हमें गिवन है, ये अपना किसका पार्ट हो जाएगा, कग्निटिव का। कग्निटिव बेसिकली किससे रिलेट करता है, ये हमारे ब्रेन से, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग जो पार्ट होता है किसी भी चीज़ को हम कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, तो ये उसको बता। जो अपना कॉग्निटिव डोमेन है इसमें हम किस पे फोकस करते हैं, जो हमारी मेंटल स्किल है या फिर नॉलेज है हम उस पर फोकस करते हैं। इसमें जो लेवल रहता है वो कैसा होता है, बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं और कहाँ तक जाते हैं, एडवांस तक। ओके, अगर हम एग्जांपल लें, जैसे हमारे पास स्टूडेंट हैं, उन्होंने एक लिस्ट बनाई है प्लैनेट की सोलर सिस्टम में, तो इसके लिए उसके पास क्या होगा, अगर हम इसके लेवल की अगर हम बात करें, जैसे रिमेम्बरिंग इसका लेवल है किसका, कग्निटिव का। रिमेम्बरिंग जिसमें हम रिकॉल करते हैं फैक्ट्स को। फॉर एग्जांपल जैसे हम कैसे रिकॉल करेंगे फैक्ट को, जैसे हम कोई भी स्टूडेंट है, उसने अगर क्या किया है, अगर सोलर सिस्टम के प्लैनेट को उसने लर्न किया है, तो अगर उसको लिस्ट बनानी है प्लैनेट की, तो ये क्या हो जाएगा अपना रिमेम्बरिंग। उसने क्या किया है, रिकॉल किया फैक्ट को। अगर हम अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो अंडरस्टैंडिंग में क्या रहेगा, अंडरस्टैंडिंग में बेसिकली हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं आइडियाज़ को। क्या होंगे आइडियाज़, किस में, अंडरस्टैंडिंग में आइडियाज़ को हम एक्सप्लेन करते हैं। जैसे सपोज जो स्टूडेंट हैं वो फोटोसिंथेसिस को अपने वर्ड में एक्सप्लेन करते हैं, तो ये क्या हो जाएगी हमारी अंडरस्टैंडिंग। अगर हम अप्लाइंग की बात करें, जो किसका पार्ट है, कग्निटिव का ही पार्ट है। एंड एम्प्लाइंग में हम क्या करते हैं, जो रियल सिचुएशन है उसमें हम जो नॉलेज है वो उसको यूज़ करते हैं रियल सिचुएशन में। फॉर एग्जांपल जैसे हम कोई मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें जो हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अप्लाइंग। अगर हम बात करें एनालाइजिंग की, एनालाइजिंग में हम क्या करते हैं, एनालाइजिंग में हम कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको ब्रेक कर देते हैं पार्ट्स में हम ब्रेक करके क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली कंपेयर कर रहे हैं। जैसे हम एक स्टोरी हमने रीड की है, उसमें से अगर हमें थीम निकालना है, तो उसके लिए हमें क्या करेंगे, हम कंपेयर करते हैं और उसमें उसको एक पार्ट में डिवाइड करके उसको एनालाइज करते हैं। अगर हम बात करें इवैल्यूएटिंग में हम जज करते हैं, क्या करेंगे, हम क्रिटिक करेंगे। फॉर एग्जांपल कि कोई भी मेथड है वो कितना बेटर है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो हम क्या कर रहे हैं, इवैल्यूएट कर रहे हैं। एंड क्रिएटिंग की अगर हम बात करें, तो क्रिएटिंग में क्या होता है, हम आइडियाज़
आइडियाज़ को कंबाइन करते हैं। जो हमारे आइडियाज़ हैं ये किसका पार्ट हो जाएगा, अपना क्रिएटिंग का। अगर हम ये सारे जो हमने लेवल की बात की थी, ये सारे अपने किसके थे, कग्निटिव के लेवल, रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग एंड क्रिएटिंग। और ओके, अगर हम अफेक्टिव जो अफेक्टिव डोमेन है उसकी बात करें तो इसमें एटीट्यूड और वैल्यूज़ की बात होती हैं। ये किस पे फोकस करता है, फीलिंग्स पे। अगर किसी भी पर्सन की जो वैल्यूज़ होती हैं, एटीट्यूड होता है या फिर मोटिवेशन होता है, ये उसको शो करता है। अगर हम बात करें ये साइकोमोटर्स की, साइकोमोटर डोमेन में ये फिज़िकल स्किल को पे फोकस करता है। जो फिज़िकल स्किल है, उनका जो कोऑर्डिनेशन है, ये उनकी बात करता है। अगर हम बात करें इमोशन की, तो इमोशंस में क्या रहेगा, ये पर्टिकुलर किसकी, इमोशन, फीलिंग्स की, इसमें इमोशंस की, फीलिंग्स की बात होती हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, इमोशनल डोमेन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A competent teacher must have a sound knowledge in a right order as given below. कोई भी कॉम्पिटेंट टीचर है, कॉम्पिटेंट टीचर मीन्स एक ऐसा टीचर जिनके पास जो सब्जेक्ट नॉलेज है वो बहुत ही हाई है, ओके, एंड वो बहुत ही इजी वे में स्टूडेंट को अपने कॉन्सेप्ट को, जो भी सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट हैं वो उनको समझा सकते हैं। तो इसके लिए जो बेस्ट ऑप्शन है अपना क्या है, कॉन्सेप्ट, थ्योरी, प्रैक्टिस एंड रिसर्च। ओके, ये हमारा किसका किसका पार्ट हो जाएगा, अपना जो कॉम्पिटेंट टीचर है उनके पास जो ये नॉलेज है इस ऑर्डर में होती है। उनके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, थ्योरीज, प्रैक्टिस एंड रिसर्च। अगर हम बात करें कॉन्सेप्ट की, तो कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक जनरल आइडिया होता है। जब हम किसी भी चीज़ को बहुत ही आसानी से अंडरस्टैंड करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे जो स्टूडेंट हैं वो लर्न करते हैं किसी कोई भी टॉपिक, अगर वो एक ग्रुप में पार्टिसिपेट करके एक्टिव होके किसी चीज़ को याद करते हैं तो ये अपना क्या हो जाएगा, लर्निंग कॉन्सेप्ट हो जाएगा, कि वो कैसे कैसे लर्न कर रहे हैं चीज़ों को अपने आप को इन्वॉल्व करके। अगर हम थ्योरी की बात करें तो थ्योरी क्या है, थ्योरी एक सिस्टमेटिक एक्सप्लेनेशन होता है किसी भी कॉन्सेप्ट का। मतलब एक सिस्टम वे में, एक स्टेप बाय स्टेप हम किसी चीज़ को लर्न करते हैं, सीखते हैं कि कोई चीज़ कैसे हो रही है या फिर उसका रीज़न क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे टीचर ने कोई भी थ्योरी ली है, एज, मतलब एज के अकॉर्डिंग, जैसे हम एज वाइज कितना लर्न करते हैं स्टूडेंट्स के ऊपर, एक ऐसी थ्योरी को डिज़ाइन किया है जैसे एज अप्रोप्रिएट लर्निंग एक्टिविटीज़ जो हैं, इसमें क्या करते हैं, जो यंगर चिल्ड्रन है वो बहुत ही हाईली कंसंट्रेशन के साथ क्या करते हैं, लर्निंग करते हैं। एंड अगर हम बात करें प्रैक्टिस की, तो प्रैक्टिस क्या है, जिसमें हम जो भी हमारे कॉन्सेप्ट हैं या थ्योरीज़ हैं हम उनको क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। अप्लाई के थ्रू अपने आप को इंडल्ज करके उसमें, तो हम इन चीज़ों को सीखते हैं। जैसे टीचर ने एक ग्रुप प्रोजेक्ट का इसमें यूज़ किया है जिसमें एक्टिव लर्निंग हो रही है, तो ये किसका पार्ट हो गया, प्रैक्टिस का। अगर हम रिसर्च की बात करें तो रिसर्च भी क्या है, अपना एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन होता है। हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं किसको, कोई भी सब्जेक्ट है हमारा, हम उसमें नई नई नॉलेज को डिस्कवर कर रहे हैं। अपना जो एग्जिस्टिंग जो प्रैक्टिस हैं उसमें क्या कर रहे हैं, कुछ नया इंक्लूड करते हैं, किसमें, रिसर्च के थ्रू। तो इसमें हम क्या करते हैं, बहुत सारे सर्वे होते हैं, टेस्ट हम करते हैं, ऑब्जर्वेशन, बहुत सारी थिंग्स को हम अप्लाई करते हैं, जिससे हम क्या करेंगे, एक डाटा को कलेक्ट करेंगे और जो हमारे टीचिंग मेथड को क्या करता है, वो इम्प्रूव करता है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। When an individual repeat those learning in the past prove to be highly satisfying, such behavior can be explained by the
कोई भी इंडिविजुअल है उसने उस वो लर्निंग में रिपीट करता है किसको, पास्ट में अगर उसने कुछ वो किसी भी एक्टिविटी से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हुआ है तो वो उसको क्या करता है, रिपीट करता है। तो ये अपना क्या है, लॉ ऑफ इफ़ेक्ट, मतलब उसका जो इफ़ेक्ट है वो उसके ऊपर क्या है, हाई है। अगर हम बात करें लॉ ऑफ इफ़ेक्ट को, तो ये हमारा क्या है, एक ऐसा बिहेवियर होता है, मतलब रिपीटेशन कब होता है, जब कोई चीज़ हमारे बिहेवियर में आ जाती है। तो जब हम रिजल्ट से सेटिस्फाई होते हैं तो वो हमारा क्या है, लॉ ऑफ इफ़ेक्ट। मतलब अगर हम एक एग्जांपल लें, जैसे स्टूडेंट और टीचर ने स्टूडेंट्स के लिए कोई टेस्ट कंडक्ट किया है, उसमें जो स्टूडेंट हैं वो हाईली मोटिवेटेड होकर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ इफ़ेक्ट। मतलब टीचर ने जो क्वेश्चंस को इतने अच्छे वे में प्रेजेंट किया है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनका कॉन्सेप्ट क्लियरिटी भी हाई है और वो बहुत ही खुश होकर उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और मोटिवेट हो गए हैं। ये हमारा क्या है, लॉ ऑफ इफ़ेक्ट। अगर हम बात करें लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी की, तो इसमें क्या होता है, कोई भी एक्शन है या फिर कॉन्सेप्ट है, हम उसको क्या कर रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं, और इसमें हम जब रिपीटेशन होता है तो हमारी जो लर्निंग है वो क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे टीचर्स हैं, अब उसमें जब टीचर बार बार कॉन्सेप्ट को रिपीट करता है मल्टीपल टाइम्स, तो स्टूडेंट को क्या हो जाती हैं, वो चीज़ें याद हो जाती हैं, रिमेंबर वो बहुत इजीली करता है। अगर हम बात करें लो रिटेंसी की, तो लो रिटेंसी में क्या रहता है, ये रिटेंसी मीन्स जो हमने रिसेंटली लर्न किया है उसको हम बहुत ही बेहतर वे में क्या कर पाते हैं, याद रख पाते हैं। तो ये जो भी हमने लास्ट उसमें सीखा है वो हम इजीली रिकॉल कर पाएंगे, ये हमारा होता है लॉ ऑफ रिसेंसी। अगर हम लॉ ऑफ एक्सरसाइज की बात करें, तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज में क्या होता है, जो हमारी लर्निंग होती है वो उसकी जो स्ट्रेंथ है प्रैक्टिस वाइज वो इंक्रीज़ हो जाती है, और वो जो हमारी जो वीकनेस हैं वो कम, वीकनेस क्या हो जाती हैं, वो रिमूव हो जाती हैं, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, बार बार उस पर इम्प्रूवमेंट आता है हमारी प्रैक्टिस से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Four bells begin together, toll together and toll respectively in interval 6, 7, 8 and 9 seconds, 1.5 hours. How many times do they toll together and what interval seconds? अगर हम इसमें इसकी बात करें तो इसमें बेसिकली हमें क्या करना है, टू वे में हमें सॉल्यूशन को फाइंड करना है। फर्स्ट थिंग हमें क्या बतानी है कि कितनी बार वो जो दोनों हैं वो एक साथ बजे, ठीक है, एक तो ये हमें बताना है, और सेकंड हमें बताना है कितनी बार वो बची एक साथ, और दूसरा हमें निकालना है 1.54 आवर में वो कितनी बार बचेंगी। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमने क्या लिया, हमने एलसीएम लेंगे किसका, 6, 7, 8 एंड 9 का एलसीएम लेंगे। तो अगर हम इसको ओपन करें तो ये इसके फैक्टर रहेंगे 2 और 3, ये अपना 7 हो जाएंगे, ये हो जाएगा अपना 2 टू द पावर 3, एंड ये 9 जो है इसको 3 टू द पावर 2 हम लिख सकते हैं। ओके, एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके जो पावर्स हैं, जो हाईएस्ट पावर हैं, हम उनको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। अब इसमें हाईएस्ट पावर की थी क्या थी, 2 की पावर 3 थी, तो हमने 8 लिखा, 7 मल्टीप्लाई और 3 टू द पावर क्या थी, 2 थी, तो हमने 9 लिखा। तो अपना जो हाईएस्ट जो पावर है उससे जो हमारी वैल्यू निकली है वो कितनी है, 504 सेकेंड। सॉरी, अब जो हमारा 1.54 आर है, हम इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे सेकंड में। 1.54 आर को हमने कन्वर्ट किया सेकंड में, तो 300 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 आर में कितनी सेकंड्स होती हैं, 3600। अब ये जो हमारा आंसर आएगा वो अपना क्या आएगा, 5544 सेकेंड्स। ओके, एंड अब हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है कि कितनी बार वो जो बेल हैं वो एक साथ बजी हैं। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो टोटल टाइम निकला है हमारा, अभी हमने जो टोटल टाइम निकाला है 5544, और जो हमने पहले जो एलसीएम निकाला था वो हमारा क्या था, इंटरवल कितना था अपना 504। जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमें कितना मिला, 11।
अब ये जो 11 है ये है जब हमने टोटल टाइम को इंटरवल को डिवाइड किया, मतलब कितनी बार ये बेल बजी, लेकिन स्टार्ट कहाँ से हुई थी 1 से, और 1 + 11 हमारा कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ पे हमने क्या किया, वो 12 टाइम्स बची हैं और जो टोटल जो इंटरवल टाइम आया है वो कितना है 504। सो ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट हियर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर हम बात करें इसमें हम क्या इसके लिए हमें एक फॉर्मूला रेज होता है। ओके, इसमें हमारा जो डिनोमिनेटर है वो कितना है अपना 3, और वो क्या उसकी जो पावर है वो क्या हो रही है इंक्रीज़ हो रही है। तो इसके लिए जो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो वो अपना फॉर्मूला क्या होता है, ये 1/1 - r⁻²। ओके, ये हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, और ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमें क्या आंसर r⁻, अगर हम r की पावर लें तो वो हम कितनी लेंगे, r की अगर हम वैल्यू लेंगे तो हम क्या लेंगे 1/3, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है 3 बार बार रिपीट हो रहा है जो डिनोमिनेटर में है। अगर हम इसको करेंगे 1/1 - 1/3⁻², तो ये अपना कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व अगर हम करेंगे तो ये अपना होगा 1/2⁻3²। अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं आप? देन व्हाट वी गेट 1/4/9 = 9/4। ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट है। हमने क्या किया, जो डिनोमिनेटर में जो हमारे डिनोमिनेटर है वो गिवन कितना है 3, इसके लिए हमने एक फॉर्मूला अप्लाई किया है 1 - 1/r²। और इसको जब हमने इस ये जो 1 सेकेंड, हमने क्या फॉर्मूला लिया 1/1 - r⁻², और r की वैल्यू को हमने क्या पुट किया है 1/3। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो अपना कितना आ जाएगा 9/4। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 years ago, the difference in the age of two brothers was 2 years, and the sum of their present age will be double in 10 years, the present age of the elder brother। अगर हम इसकी बात करें तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या किया है, जो डिफरेंस है दोनों सॉरी दो ब्रदर्स के बीच में जो एज का डिफरेंस है वो कितना है अपना 2 ईयर। ओके, और जो प्रेजेंट एज है वो डबल कितने में हो रही है 10 ईयर में। तो इसके लिए हम क्या लेंगे, जो एल्डर ब्रदर है उसके लिए हमने क्या लिया है x, और जो यंगर ब्रदर है उसके लिए हमने क्या लिया है y वेरिएबल। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि 3 इयर्स अगो की बात कर रहे हैं तो इसलिए हमने क्या लिया, जो एल्डर ब्रदर है उसको भी 3 से माइनस कर दिया क्योंकि 3 साल पहले की बात है, और इनका डिफरेंस जो है y - 3 = उनका जो डिफरेंस है वो कितना है अपना 2। अगर हम इसको सॉल्व आउट करेंगे तो हमें कितना मिलेगा x - y = 2, क्योंकि 3 से 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा है। अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये हमारा हो जाएगा 3 एंड -y +3। ओके, ये अपना माइनस हो जाएगा, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा 3 से 3, तो अपना कितना रिमेनिंग रहेगा x - y = 2। तो ये हो गई अपनी फर्स्ट इक्वेशन। अब 10 ईयर, अब जो गिवन है कि 10 ईयर अभी से जो हमें 10 ईयर को ऐड करना है, तो अब हम क्या करेंगे, जो एल्डर ब्रदर हैं हमने क्या किया 10 ईयर उसमें ऐड कर दिए, और यंगर ब्रदर में भी हमने 10 ईयर ऐड कर दिए। तो अब हमें कितना मिलेगा = हमने क्या किया 2, वो डबल हो जाएगी उनकी एज, और ये हो जाएगा 2 प्लस ये हमने क्या किया, हम इनको ऐड करेंगे, क्या करेंगे 1 सेकेंड, हमने क्या किया x + 10 + y + 10 = 2 × x + y। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 20 = x + y। ओके, ये हमारा क्या हो जाएगा, अब ये जो वैल्यू हमें गिवन है हम फर्स्ट इक्वेशन को और सेकंड इक्वेशन को क्या करेंगे इक्वल कर देंगे। तो अब हमें कितना मिलेगा, यहाँ से अगर हम x की, अगर हम y की जैसे वैल्यू को फाइंड करें
तो x इज़ इक्वल टू वाई प्लस 2 हो जाएगा। एंड वहाँ पे हमने क्या किया था, जो x प्लस वाई आया था इज़ इक्वल टू 2 आया था अपना, और उसको अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे किसकी प्लेस पे, x के प्लेस पे, तो ये अपना कितना हो जाएगा, वो 2y y प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस y इज इक्वल टू 20। ओके, एंड यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है वो कितनी हो जाएंगी, 2y इज इक्वल टू 18, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 9। तो हमारा जो एल्डर जो यंगर ब्रदर है उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, y इज़ इक्वल टू 9। तो एल्डर की हम निकाल सकते हैं y प्लस 2, अगर हम करेंगे 9 प्लस 2 हमने किया तो ये हमारी कितनी हो जाएगी, 11। तो एल्डर ब्रदर की जो एज हो जाएगी हमारे पास कितनी हो गई, 11। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट है। हमने क्या किया, जो भी हमने इक्वेशन ली थी, जो फर्स्ट इक्वेशन हमने निकाली है, जो एज के डिफरेंस के बाद हमारे पास आई है, वो हमारे पास आई x इज़ इक्वल टू वाई प्लस 2। ओके, क्योंकि वो हमारे पास क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। अगर हमने इसको सॉल्व किया तो हमें कितना मिला, x इज इक्वल टू वाई प्लस 2। ओके, एंड सेकंड जो इक्वेशन थी उसमें हमें क्या मिला था, अगर हम इन्हें ये जो वैल्यू है अगर हम उसको पुट करेंगे किस में, x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, ये हमारी क्या थी, सेकंड इक्वेशन जो हमने निकाली थी। अब x की जगह पे अगर हम y प्लस 2 अगर हम पुट करते हैं यहाँ पे, ये वाली वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, y की वैल्यू हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 18 टू y। तो y की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 9, मतलब जो यंगर है वो 9 ईयर का है और जो एल्डर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 9 प्लस 2 मीन्स 11। ओके, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। Shruti bought a shirt 10% discount and sold it to the friend at a loss of 10% if the friend paid Shruti 729 and it was undiscounted price of the shirt। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे अपना जो डिस्काउंट है, कितने परसेंट डिस्काउंट है, 10% डिस्काउंट मिला है। ओके, इसमें जो प्राइस है, सपोज प्राइस हमने ले लिया x, उस पर क्या हो गया, 10% हमें डिस्काउंट मिल गया। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो सेलिंग प्राइस आएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 90%, क्योंकि 10% डिस्काउंट था, 90% ऑफ CP। तो ये अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा कितना होगा, SP हमारे पास कितना गिवन है, 729। अगर 729 को अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे, 729 को हमने पुट किया, 729 और ये जो अपना 90% था, इसको ये हमारा कितना हो जाएगा, 8 0 पॉइंट समथिंग एंड इंटू 100, तो ये हमारा कैलकुलेट होके कितना हो जाएगा, 81। क्योंकि हमारा क्या था, 10% हमें डिस्काउंट मिला था और इसको हम कट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 900। कितना हो जाएगा, 900। नाउ move to the second question। One second, I will explain more। हम इसको थोड़ा सा डिटेल में करेंगे, what we do here। इसमें श्रुति को क्या मिला है, 10% क्या मिला है, डिस्काउंट मिला है। और 10% जब इसको डिस्काउंट मिला है तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे जो हमारा कॉस्ट प्राइस है, ओके, कॉस्ट प्राइस में हम, चलो यहाँ पे सोल्व करते हैं, जो हमारा SP है वो कितना होता है, SP इज इक्वल टू CP इंटू, हमने क्या किया, 10% डिस्काउंट है तो हमने उसको माइनस कर दिया 1 में से 0.10। ओके, तो हमें कितना मिला, ये हमारे पास आ जाएगा 0.90, कितना हो जाएगा, 0.90 मल्टीप्लाई 0.90, ये जो है हमारा। लेकिन अब हमें जो गिवन है वो जो SP है वो हमारा कितना है, 729। ओके, और जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास कितना है, 0.81 m। ओके,
एंड m की पावर अगर हम यहाँ पे निकालें 729 अपॉन 0.81, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 9। और ये जो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पॉइंट्स को हटा देंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा 900। यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 900। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The time at which the hour end and minute end coincide between 3 p.m. and 4 p.m. अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फर्स्ट थिंग हमें यहाँ पे एक्चुअली हमें करना क्या है, जैसे हमारी जो हैंड मूव करता है तो इसके लिए हमारे पास क्या होती हैं, डिग्री होती हैं। ठीक है, जैसे अगर एक राउंड, एक सर्कल जब पूरा होता है तो उसके ऊपर डिग्री कितनी होती है अपनी 360 डिग्री। ओके, अगर हम 60 मिनट की बात करें कि जो मिनट एंड है वो कितनी स्पीड से उसकी जो स्पीड पावर है वो कितनी है 1 मिनट में, तो 60 से हमने माइनस किया तो हमारे पास कितना आया 6 डिग्री। मतलब जो मिनट एंड है वो कितना मूव कर रहा है 1 मिनट में 6 डिग्री मूव कर रहा है। ओके, मिनट एंड 6 डिग्री मूव कर रहा है। अगर हम आर एंड की बात करें तो आर एंड हमारा कितना हो जाएगा 360 डिग्री को अगर हमने 12 से डिवाइड कर दिया तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 0.5। ये इसकी जो 1 मिनट में ये कितना मूव करेगा 0.5। और जो इसकी रिलेटिव स्पीड आएगी तो वो हमारी कितनी हो जाएगी 6 डिग्री माइनस 0.5, तो हमारे पास टोटल जो टाइम आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, इतनी उनकी दोनों की मूविंग जो है रिलेटिव स्पीड है। ओके, जो ये रिलेटिव स्पीड आई है उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें जो टाइम गिवन है, कितना गिवन है 90। जैसे जो हमारा 90 मिनट है, जो एंगुलर सेपरेशन होता है ये हमारा क्या है, इसका एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें कुछ चीज़ें हमें याद करनी होती हैं। एंगुलर जो सेपरेशन है वो अपना कितना है 90 डिग्री पे, एंगुलर सेपरेशन 90 डिग्री का है। और जो हमने कैलकुलेट किया है टाइम वो कितना है 5.5। तो अगर हम इसको ओपन करेंगे तो ये हमें कितना गिवन होगा 180 अपॉन 11। ओके, अगर हम इसको कंप्लीट ओपन करें तो ये हमारा कितना हो जाएगा 16 4/11, विच मीन्स हमारा जो ऑप्शन होगा वो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी इज़ करेक्ट हेयर 3.17 PM। ओके, अगर हम इसको और ज़्यादा एलेबोरेट करें तो ये हमारा कितना हो जाएगा 3R 3R 3 रेशो, क्योंकि हमें कहाँ से हमें जो टाइमिंग गिवन है को इनसाइड कितना है 3 PM से 4 PM के बीच का है, तो 3 PM मतलब 3 बज के, और जो ये 16 4/7 है हम इसको क्या लिख सकते हैं 17 लिख सकते हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 3:17 PM। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। If it was Sunday on January 1, 2006, then the day of the week on January 1, 2010 was। अगर हम इसकी बात करें, जैसे हमारे पास 2006 है, ये हमारा क्या था, ये हमारा है नॉर्मल ईयर। 2006 हमारा क्या है नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर है तो इसमें जो ऑड डेज होते हैं, मतलब 365 डेज का नॉर्मल ईयर होता है, उसमें ऑड डेज अपने कितने रहेंगे 1। 2007 की अगर हम बात करें तो वो भी क्या है अपना नॉर्मल ईयर, तो उसमें जो ऑड डेज होते हैं वो 1 हो जाएंगे। 8 हमारा क्या हो जाएगा लीप ईयर हो जाएगा, लीप ईयर में 1 डे क्या हो जाता है ऐड हो जाता है, तो उसमें डेज कितने हो जाएंगे 366, और उसमें ऑड डेज हमारे कितने हो जाएंगे 2। अगर हम बात करें 2009 की, तो 9 अपना क्या है अपना नॉर्मल डे है, उसमें जो ओड डेज हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे 1। अगर हम ओड डेज को कैलकुलेट करेंगे, ओड डेज अपने कितने हो जाएंगे 1 + 6 में 1 थे, 7 में 1 थे, फिर 8 में हमारे 2 हो गए, फिर 9 में हमारे 1 है, तो टोटल हमारे पास कितने ओड डेज आ गए, ये हमारे पास आ गए 5। कितने आ गए 5। तो 5th नंबर पे अगर हम काउंट करें, ज़ीरो से अगर हम शुरू करते हैं, ज़ीरो पे अपना क्या होता है संडे, और 5 पे हमारा क्या हो जाएगा, 0 पे संडे, 1 पे मंडे, 2 पे ट्यूसडे, 3 पे वेडनेसडे, 4 पे थर्सडे, एंड 5 पे क्या हो जाएगा फ्राइडे। तो 5 पे अपना क्या हो जाएगा फ्राइडे, डी इज़ करेक्ट है। ये जो हमें फिगर गिवन है इसमें से हमें
ये थोड़ा सा कंप्लीट नहीं है. So move to the next question. In the certain code, majority is written in this form and section is written in that code. अब हमें ये हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन है, हमें इससे ये वाला पैटर्न गिवन है तो हमें सेक्शन का फाइंड करना है. अब इसके लिए हमने इसमें क्या किया है, जो अपना मेज़र है, जैसे मैज़ो को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया है, इसमें ब्रेक कर लिया. मैज़ो ओके, एंड RITY हमने इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है. अब अगर हम इसकी बात करें तो हमने क्या कर दिया, हम इसको भी कोड को भी हमने 4 पार्ट में ही डिवाइड कर देना है. ओके ऐसे. अब हमने क्या किया, जो अपना ओ है, ओ में हमने 1 ऐड किया तो हमारा कितना हो जाएगा, ओ का जो नंबर वैल्यू होती है कितनी होती है 15. 15 में 1 ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा 16. 16 मीन्स होता है अपना पी. ये अपना है जे आपकी पावर वैल्यू कितनी होती है 10. 10 में 1 ऐड किया तो 11. तो 11 क्या होता है अपना के. ए में 1 ऐड किया तो हमें कितना मिलेगा बी. तो ये क्या हो जाएगा अपना ए में 1 ऐड किया तो हमें मिलेगा बी. और एम अपना 13 है, उसमें 1 ऐड करेंगे तो वो हमें कितना मिल जाएगा 14. तो वो होता है अपना एन. ओके, ये हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हुआ. सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें, रीटी के अंदर हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे मैज़ो के अंदर हमने 1 ऐड किया था और जो ये वाला पार्ट है इसमें हम क्या करेंगे, 1 को माइनस करेंगे. और कहाँ से स्टार्ट करेंगे, बैक साइड से. वाई की वैल्यू कितनी होती है 25. 25 में से 1 माइनस किया तो हमें कितना मिला एक्स. ये होता है अपना 20 में से 1 माइनस किया तो हमें कितना मिला 19 की का 19 कितना होता है एस. एंड ये है अपना 9 में से 1 माइनस करेंगे 8 मिलेगा. 8 को हम क्या बोलेंगे एच. एंड ये अपना क्या है आर होता है अपना 18 में से 1 माइनस किया तो कितना मिला 17. और 17 किसकी वैल्यू होती है क्यू की. तो ये हमारा क्या हो गया सॉल्व. सेम थिंग हमें सेक्शन के साथ भी अप्लाई करनी है. सेक्शन में हमें क्या करना है, इसको 2 पार्ट में हमें डिवाइड करना है. और इसके जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसको बैक साइड से स्टार्ट करना है. उसमें हम क्या करेंगे 1 ऐड करेंगे और जो इधर वाला जो ये वाला पार्ट है उसमें हम क्या करेंगे माइनस करेंगे 1. ओके, यहाँ पे हमने +1 किया है, यहाँ पे हमने -1 किया. और हम इसको सॉल्व कहाँ से करेंगे, बैक साइड से. सपोज जो सेक्शन है अब सी है, सी में 1 ऐड किया तो हमें कितना मिला डी. और एन में 1 ऐड किया तो हमें कितना मिला एन ओ. और ए में ऐड किया तो बी, एस में ऐड किया तो हमें क्या मिला टी. ओके, अभी इनमें से ये कौन सा हो रहा है अपना, ये बी और डी दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे जा रहे हैं. बट अब हमें सेकंड पार्ट को सॉल्व करना होगा. शन में एन में हम क्या करेंगे 1 माइनस करेंगे. ये 14 है, 14 से हम चले जाएंगे 13 पे एम हो जाएगा. अब ये 15 है, 15 का 14 एन हो जाएगा. एंड और ये जो अपना आई है, आई से 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा अपना एच. और टी से 1 माइनस करेंगे तो अपना कितना हो जाएगा एस. सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट हियर, DOBT एंड MNHS. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. जनजातीय गौरव दिवस इज ऑब्जर्व्ड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच लीडर. हेयर ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. अगर हम इसकी बात करें, ये जो जनजातीय दिवस है ये बेसिकली क्या है, जो अपना ट्राइबल प्राइड डे होता है, ट्राइबल प्राइड डे की हम बात कर रहे हैं. तो ये कब ऑब्जर्व मतलब कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है अपना 15 नवंबर को. ठीक है, 15 नवंबर को हम इसको सेलिब्रेट करते हैं. और इसमें जो किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे हम इसको सेलिब्रेट करते हैं वो है अपना बिरसा मुंडा की एनिवर्सरी पे. ये अपना जो ट्राइबल फ्रीडम फाइटर हैं, कौन है, बिरसा मुंडा. और ये बहुत ही इन्होंने क्या किया था, लेट 19 सेंचुरी में ये इनका जो था कॉलोनियल रूल में इन्होंने बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस किए थे ब्रिटिश टाइम पे. एंड इन्होंने 19 सेंचुरी में कॉम्प्राइज मतलब जोड़ा था किसको, बिहार को और झारखंड को. ओके, बिहार और झारखंड को भी कॉम्प्राइज करने में इनका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है. और इसको हम जनजातीय गौरव दिवस के दिन हम इनके बर्थडे के दिन हम इसको सेलिब्रेट करते हैं इस डे को. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ऑफिशियल मैस्कॉट ऑफ कटर वर्ल्ड कप 2022? अगर हम कटर वर्ल्ड कप की बात करें तो इसमें अपना क्या है, जो ऑफिशियल मैस्कॉट है ऑप्शन डी है लाइब। लाइब लाइब का विच मीन्स ये क्या है, एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है सुपर स्किल्ड। सुपर स्किल्ड जो प्लेयर होते हैं उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं, सुपर स्किल्ड प्लेयर। ओके, इसलिए हम इस वर्ड का यूज़ करेंगे। अगर हम बात करें अगर हम बात करें जाकुमी, जाकुमी एक मैस्कोट है। मैस्कोट भी, मैस्कोट हम किसके लिए यूज़ करते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा हाईली स्किल्ड पर्सन है। तो जो जाकोमी है वो 2010 में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, साउथ अफ्रीका से। ठीक है। और अगर हम स्ट्राइकर की बात करें तो ये 1998 में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था 1998 में, उस टाइम पे ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये फ्रांस से बिलोंग करते हैं। अगर हम फुलैको की अगर हम बात करें तो ये कोई फीफा वर्ल्ड कप का पार्ट नहीं है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the name of the blood disorder which involve the lesser hemoglobin and red blood cells? अगर हम इसकी बात करें तो ये अपना क्या है, जिसमें ब्लड का जो डिसऑर्डर है, जो हेमोग्लोबिन कम हो जाता है, तो कब होता है, ये होता है एनीमिया में। और एनीमिया को अगर हम पर्टिकुलर समझें तो ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो हमारा ब्लड है वो क्या होता है, इनफ नहीं होता। जो हेल्दी ब्लड रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो इसमें इनफ नहीं होती, वो क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो हेमोग्लोबिन है, जो प्रोटीन होता है आरबीसीज का, वो जो ऑक्सीजन को कैरी करता है और वो कहाँ तक पहुँचाता है, लंग से हमारा रेस्ट ऑफ बॉडी में वो इसको ब्लड को सप्लाई करता है। कौन करता है, आरबीसी, जो अपनी रेड ब्लड सेल्स होती हैं। बट ये कम हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा, हेमोग्लोबिन कम हो जाएगा, तो एनीमिया इसका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट है। अगर हम हेमोफीलिया, हेमोफीलिया की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, एक जेनेटिक ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है। ये जेनेटिक ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है, इसमें जो क्लॉटिंग होती है वो बॉडी के अंदर हमारी क्लॉटिंग नहीं बन पाती। एंड ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया के अंदर क्या होता है, ये एक टाइप का कैंसर होता है जिसका हमारे ब्लड के ऊपर या फिर बोन मैरो के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर हम थैलेसीमिया की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, ब्लड का ही डिसऑर्डर होता है जिसमें हमारा हेमोग्लोबिन कम होता है और ये एनीमिया से ही कुछ रिलेटेड होता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द फुल मून इन विच मंथ यूजुअली रेफर टू एज अ फ्लावर मून? इसको हम बोलेंगे मई। कौन से मंथ को किस फुल मून के फॉर्म में या फिर फ्लावर मून के फॉर्म में हम कर समझते हैं, वो अपना क्या है, मई। अगर हम फुल मून की बात करें तो ये एक फ्लावर मून, जो हमारा फ्लावर मून है ये एक ट्रेडिशनल नेम है किसका, फुल मून का। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मई बोलते हैं। ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, ये हमारा हुआ है अमेरिका से। कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, जो फुल मून है ये ओरिजिनेट हुआ है अमेरिका से। जो कॉलोनियल अमेरिकन थे या यूरोपियन थे वो वहाँ से इसको ओरिजिनेट किया गया है। इसका जो नेम है वो क्या है, इसमें अबंडेंस है किसकी, फ्लावर्स की। ओके, एंड जो लेट स्प्रिंग में, मई में हम इसका यूज़ करते हैं। ओके, एंड पिंक की अगर हम बात करें अप्रैल की, तो अप्रैल के लिए हम कौन सा क्या यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं पिंक मून। अप्रैल को हम क्या बोलते हैं, अप्रैल को हम बोलेंगे पिंक मून। ओके, अगर हम जून की बात करें तो जून के लिए हमने क्या यूज़ किया है, स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी। ओके, एंड जुलाई के लिए अगर हम बात करें तो इसको बोलते हैं बक मून। ओके, ये सारे अपने क्या हैं, जो नेम है मंथ के, उनको ऐसे हम रेफर करते हैं। Now move to the next question. Which of the following identities are specific computer on the web and main page of the entire web page? जो भी हम वेब का यूज़ करते हैं, स्पेसिफिक कोई भी मेन पेज है वेबसाइट का एंटायर, तो उसके लिए हम क्या, ये उसको बोलेंगे हम डोमेन नेम।
क्या बोलेंगे, डोमेन नेम। डोमेन नेम जैसे सपोज जैसे हमने लिखा google.com, इससे क्या होगा, ये एक क्या है, एक डोमेन का नेम है, ये एक साइट का नेम है। अगर हमें इस साइट से हमें क्या मिलती हैं, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो भी हमें चाहिए। और इसमें क्या होता है, डोमेन नेम में अपना जो स्पेसिफिक क्या होता है, एक आईपी एड्रेस होता है, वो जनरेट होता है। ठीक है, जहाँ पे भी हम इसको यूज़ कर रहे हैं, जो अपना वेबसाइट हमने ओपन की है, तो जिस भी पीसी पे हम हैं, तो उसका जो आईपी एड्रेस है वो क्या होता है, वो बेसिकली ये क्या होता है, बिल्कुल यूनिक एड्रेस होता है। अगर हम यूआरएल की बात करें तो ये क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। बेसिकली ये हमारा क्या है, ये हमारे एड्रेस को बता रहा है कि हम किस पेज पे हैं, या फिर कौन सी इमेज, या मतलब एक रिसोर्स के लोकेटर की हम बात कर रहे हैं कि वेब के ऊपर जो ये हमारा वेब है, वैसे तो ये बहुत ही लार्ज होता है, बट अगर हमें पर्टिकुलर डोमेन की हम बात करें तो वो हम उस डोमेन पे कैसे जाएंगे, उसके यूआरएल के थ्रू। ओके, जैसे हमने लिखा था ना google.com, तो ये हमारा क्या हो गया, यूआरएल मतलब हम उस डोमेन पे रीच करेंगे किसके थ्रू, यूआरएल के थ्रू। अगर हम बात करें वेबसाइट एड्रेस की, तो वेबसाइट एड्रेस में क्या क्या होता है, जो डोमेन नेम है, ये एक वेबसाइट के क्या करता है, एड्रेस को जो हमने यूआरएल यूज़ किया था, ठीक है। और जो डोमेन नेम है वो एक क्या हो जाएगी, ये एक टेक्निकल टर्म है, बट अगर हम यूआरएल की बात करें तो ये हमारा क्या है, वेबसाइट एड्रेस। अगर हाइपरलिंक की अगर हम बात करें तो ये अपना क्या है, हाइपरलिंक। जब कोई भी पेज है, जैसे गूगल पे हम कोई भी एनसाइक्लोपीडिया ओपन करते हैं या विकिपीडिया ओपन करते हैं, उसमें जो ब्लू कलर में जो वर्ड होते हैं वो क्या होते हैं, लिंक होते हैं। एक पेज को दूसरे पेज से, एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज से कनेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हाइपर लिंक का यूज़ करते हैं, कनेक्टिविटी मेंटेन करने के लिए। ओके, जिससे हमारा जो कम्युनिकेशन, जो हमारे जो अंडरस्टैंडिंग है वो कंटेंट को लेकर बहुत बेहतर हो पाए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर विच इज़ यूज टू एक्सेस द इंटरनेट इज़ कॉल्ड। इंटरनेट पे जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का हम यूज़ करते हैं इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए, वो अपना क्या है, वो अपना है ब्राउज़र। ओके, ब्राउज़र के थ्रू ही हम क्या करते हैं, इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। ओके, अपने डाटा को एक्सेस कर पाते हैं। अब ये क्या है, जो ब्राउज़र है ये अपना एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ओके, एंड इसमें हम क्या करते हैं, ये डिज़ाइन किया जाता है जिससे हम इंफॉर्मेशन जो भी होती है वर्ल्ड वाइड वेब में, इंटरनेट को हम क्या बोल सकते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब, www, हम इसके थ्रू हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशंस को एक्सेस कर पाते हैं। अगर हम बात करें पैकेज्ड की, पैकेज्ड में क्या होता है, जैसे जो भी हमारे सॉफ्टवेयर हैं, लाइक अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें, जैसे हमारे पास सॉफ्टवेयर है, जैसे क्रोम है। ओके, क्रोम है, सफारी है, एज है, इन सब में हमने क्या किया है, HTML का कोड का हमने यूज़ किया है इस वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए कि ये क्या हो जाए, काफ़ी 1 सेकेंड। अगर हम पैकेज की बात करें तो पैकेज एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें क्या होता है, जैसे हम ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज़ करते हैं, तो इसमें क्या होता है, सॉफ्टवेयर जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उनका पैकेज होता है। ओके, पैकेज के फॉर्म में हम यूज़ करते हैं, MS वर्ड है, एक्सेल है, इन सबको हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम स्प्रेडशीट की अगर हम बात करें, तो ये भी अपना क्या होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, गूगल शीट है, ये अपना क्या है, स्प्रेडशीट है, जिसके ऊपर हम कैलकुलेशन का जो वर्क है, इकोनॉमिक्स का या फिर फाइनेंस का, ये जो वर्क है हम किस पे परफॉर्म करते हैं, स्प्रेडशीट पे। अगर हम HTTP की बात करें तो ये है क्या है, अपना हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, जिसका हम यूज़ करते हैं फाइल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए, हम इसका यूज़ करते हैं। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टू गो टू द स्पेसिफिक लोकेशन इन द वर्ड डॉक्यूमेंट वी यूज़। अगर हमें कोई डॉक्यूमेंट का हम यूज़ कर रहे हैं, उसमें पर्टिकुलर लोकेशन पे अगर हमें जाना है, किसी वर्ड को हम सर्च कर रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, करते हैं बुक मार्क का। ओके,
ये जो बुक मार्क होता है ये एक हिडन मार्क होता है बेसिकली। क्या होता है, एक हिडन मार्क जिसको हम इंसर्ट करते हैं। जैसे हमने कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन कर रखा है, उसको अगर हमने बुक मार्क कर दिया तो हम क्या होगा, जब भी नेक्स्ट टाइम अगर हमें उसकी ज़रूरत होगी तो हम डायरेक्ट बुक मार्क पे ओके करते हैं, तो वो हमें पर्टिकुलर साइट हम उस पर क्लिक करके कुछ सेकंड में पहुंच सकते हैं। ओके, बेसिकली ये जब इसका हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें इंस्टेंट कोई भी नेविगेशन करना है, इंस्टेंट हमें वर्क करना है किसी भी साइट पे, तो हम क्या करेंगे, बुक मार्क पे क्लिक करेंगे और उसमें जो भी लिंक हमने जो बुक मार्क की हुई है साइट्स, हम उन पे क्लिक कर देते हैं। अगर हम बात करें टेबल कंटेंट की, तो टेबल कंटेंट में क्या होता है, ये एक टेबुलर फॉर्म में होता है जिसमें रो एंड कॉलम्स के फॉर्म में हमारा जो डाटा है वो स्टोर होता है। ओके, एंड हाइपर टेक्स्ट की अगर हम बात करें तो हाइपर टेक्स्ट में क्या होता है, जैसे www है, वर्ल्ड वाइड वेब है, इसके अंदर जो भी पेजेस हम डिज़ाइन करते हैं वो HTML के थ्रू ही हम करते हैं, जिससे हमारा जो पेज है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्टिव होता है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट। एंड अगर हम बात करें मैक्रो की, तो मैक्रो क्या है, मैक्रो एक कमांड या फिर एक्शन हम इसको बोल सकते हैं, जैसे जो ऑटोमेटिकली काम को परफॉर्म करता है। ओके, ये हमारा हो जाएगा मैक्रो। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द MS वर्ड विच की कॉम्बिनेशन इज यूज टू इंसर्ट अ लाइन ब्रेक। लाइन ब्रेक के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, किसमें, MS वर्ड में तो होता है अपना शिफ्ट प्लस एंटर। अगर हम शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, लाइन ब्रेक आ जाएगा। और जिससे हम क्या करेंगे, एक नई लाइन से हम स्टार्ट करेंगे अपने पैराग्राफ को। और ये यूज़फुल किस में होता है, जैसे फॉर्मेटिंग अगर हम कर रहे हैं, फॉर्मेटिंग में। ओके, एंड अगर हम ऑल्ट एंटर की अगर हम बात करें तो ये अपना क्या है, इसमें हम जो लास्ट कमांड है उसको रिपीट कर रहे होते हैं। हम एक नई लाइन को इंसर्ट करेंगे MS एक्सेल में अगर हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो लास्ट कमांड है उसको रिपीट करने के लिए हम ऑल्ट प्लस एंटर का यूज़ करते हैं। अगर हम सेंटर प्लस एंटर की बात करें तो सेंटर प्लस एंटर में हमें पेज ब्रेक को इंसर्ट करना होता है। जैसे हमें पेजेस हैं हमारे काफ़ी सारे, उनके बीच में अगर हमें ब्रेक अगर हमें इंसर्ट करना है तो उसके लिए हम एंटर प्लस कंट्रोल प्लस एंटर का यूज़ करेंगे। FN प्लस एंटर में क्या है, ये अपना FN क्या होता है, अपनी एक फंक्शन की होती है। ओके, और ये एक हार्डवेयर डिपेंडेंट होती है, ये जो फंक्शन की होती हैं। और ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the shortcut key to search for any spelling mistake in a Word document? हम इसका फंक्शन जो 7 की है, फंक्शन 7 की FN7 का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, FN7 का हम यूज़ करते हैं किसके लिए, स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह को चेक करने के लिए। बट हमें यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान देना है, जो हमारा सीक्वेंस है ये कैसे दे रखा है, CABD। ओके, ये मतलब इस पे ध्यान दीजिएगा, ये जो अपना C है तो हमें C पे ऑप्शन पे टिक करना है, ना कि A पे, क्योंकि जनरली हम क्या करते हैं ABCD का ध्यान रखते हैं और हम इस पे C के प्लेस पे क्या टिक करके आ जाते हैं A। तो ये हम ध्यान रखेंगे। एंड अगर हम बात करें F7 की, इसमें हम क्या करते हैं, जो मिस्टेक्स हैं हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर उनको चेक करने के लिए हम F7 का यूज़ करेंगे। और F2 का हम कब यूज़ करेंगे, जब भी कोई टेक्स्ट को हमें मूव करवाना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टेक्स्ट को मूव करवाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, 2 का यूज़ करेंगे। ठीक है, फंक्शन 2 का हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट को मूव करवाने के लिए, ग्राफिक को। अगर हम की 5 का अगर फंक्शन की 5 का अगर हम यूज़ करें तो ये किस लिए होता है, डायलॉग बॉक्स पे। अगर हमें गो टू डायलॉग बॉक्स पे अगर हमें जाना है तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, फंक्शन की 5 का। अगर हम 9 का यूज़ करेंगे तो इसमें क्या करते हैं, हम अपडेट करते हैं जो अपना फील्ड को अपडेट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, F9। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Statistical calculation and presentation of table and graphic can be done using
जब भी हमें स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन अगर हमें परफॉर्म करनी है तो वो हम कहाँ परफॉर्म करेंगे, एमएस एक्सेल में। एक्सेल हमारे लिए किस लिए बना है, जो भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं उनको सॉल्व करना है, एडिशन कैलकुलेशन, या फिर हमें कोई बजट बनाना है अपना ऑनलाइन, तो हम किसका यूज़ करेंगे, एमएस एक्सेल का। अगर हम एडोब फोटोशॉप की बात करें तो एडोब फोटोशॉप में क्या होता है, ये बेसिकली ग्राफिक्स के लिए हमें पर्टिकुलर हम यूज़ करते हैं। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें हमें ग्राफिक को अगर हमें एडिटिंग करनी है, मैनिपुलेटिंग करनी है इमेजेस को, तो हम एडोब फोटोशॉप का यूज़ करेंगे। नोटपैड में क्या रहेगा, ये अपना टेक्स्ट एडिटर होता है। क्या होता है, ये अपना टेक्स्ट एडिटर रहेगा। ये बेसिकली कोई भी प्लेन टेक्स्ट है, अगर हमें उसमें कुछ भी चेंजेस करने हैं तो वो हम कहाँ यूज़ करते हैं, नोटपैड में जाके उसको एडिट कर सकते हैं। अगर हम पावर पॉइंट की बात करें तो पावर पॉइंट में बेसिकली जो भी हमारा कंटेंट है उसको कितना अच्छे वे में हमें प्रेजेंट करना है, तो ये हम किस सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे, पावर पॉइंट का। प्रेजेंटेशन के लिए हम यूज़ करते हैं, जिसमें हमारा जो कंटेंट है वो स्लाइड के फॉर्म में शो होता है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In the MS Excel, which of the following donate the range from C1 through C6? अगर हमें रेंज को शो करना है MS एक्सेल में तो हम किसका यूज़ करते हैं, C1 टू C6 पे जाना है तो हम इसका रेशो का बीच में ये जो कॉलन है हम उनका यूज़ करते हैं, C1 टू C6। ओके, एंड अगर हम जो हमें ये डैश डैश अगर हमें गिवन है तो ये क्या होता है, ये अपना होता है हाइफन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, हाइफन बोलते हैं। हाइफन क्या करता है, इंटरप्रेट करता है, जैसे सब्ट्रैक्शन का जो अपना ऑपरेटर है वो इसके थ्रू हम परफॉर्म करते हैं। अगर हम बात करें टू की तो टू टू से तो हम कोई रेंज रिकॉग्नाइज नहीं करते। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन MS PowerPoint विच की कैन बी यूज टू व्यू द स्लाइड शो। जो भी हमने कंटेंट रेडी किया है, अगर हम उसको स्लाइड को पूरा कम्प्लीटली शो करना है तो हम क्या प्रेस करेंगे, F5। F5 प्रेस करते ही हमारा जो हमने जो स्लाइड जो प्रिपरेशन जो प्रेजेंटेशन हमें रेडी की है वो हमारी शो हो जाएगी F5 से। ओके, और जो फर्स्ट स्लाइड से एंड स्लाइड तक वो हमारा शो होगा। अगर हम F2 की बात करें तो हम इसको यूज़ करते हैं एक्सेल में। किस में यूज़ करते हैं, एक्सेल में। जब हमें कुछ भी सेल को एडिट करना है, मूव करवाना है टेक्स्ट को, तो F2 का हम यूज़ करेंगे। F7 से हमने अभी पढ़ा था, जो ग्रामेटिकल जो स्पेलिंग मिस्टेक हैं अगर हमें उनको चेक करना है तो F7 का यूज़ करते हैं। F9 का हम किसके लिए, जब भी हमें कोई फील्ड को अपडेट करना है उसके लिए हम क्या करते हैं, F9 का हम यूज़ करते हैं। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डेट एंड टाइम आर अवेलेबल ऑन द कंप्यूटर डेस्कटॉप एट। ये हमारा जब भी हम अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो डेस्कटॉप पे सबसे लास्ट में जो बार होता है वो अपना होता है टास्क बार। टास्क बार में हमें क्या शो होता है, टाइम एंड डेट। ओके, एंड ये कहाँ होता है, बॉटम में होता है। एंड अगर हम पुल डाउन मेनू की बात करें, पुल डाउन मेनू में क्या रहेगा, ये हमें जो अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट हमें शो करता है। अगर हमें फाइल को एडिट करना है या फिर उसमें कुछ भी चेंजेस करने हैं तो वो पुल डाउन मेनू का हम यूज़ कर सकते हैं। स्पेस बार में जब भी हमें वर्ड्स के बीच में या फिर सेंटेंसेस के बीच में कहीं पे भी अगर हमें स्पेस की रिक्वायरमेंट रहती है तो हम क्या यूज़ करते हैं, स्पेस बार का हम यूज़ करते हैं। ओके, शिफ्ट की में भी क्या करते हैं हम, शिफ्ट की में भी हम कंटेंट को शिफ्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, लेफ़्ट राइट मूव करने के लिए। अगर हम बात करें इन द कंप्यूटिंग आईपी एड्रेस मीन्स, आईपी एड्रेस मीन्स क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी एड्रेस क्या शो करता है, जिस भी सिस्टम पे हम काम कर रहे हैं, कोई भी टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, वहाँ से अगर हमें डाटा को सेंड करना है या एक्सेस करना है तो ये किससे होता है, आईपी एड्रेस के थ्रू। ओके, and now move to the next question. एंटीवायरस इज़ एंटीवायरस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ओके, इसमें जो ये सॉफ्टवेयर है ये डिटेक्ट करता है या फिर हमारे सिस्टम को प्रिवेंट करता है जो मैलिशियस सॉफ्टवेयर है, जैसे कोई वायरस आ गया है, वॉर्म आ गया है, उन सब से अगर हमारे कंप्यूटर को क्या करवाने के लिए हम यूज़ करते हैं इसमें, उसको बेसिकली हम क्या करवाते हैं, उससे प्रोटेक्ट करवाते हैं अपने सिस्टम को। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
which feature enable us to send the same letter to the different email address. इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मतलब अगर हमें सेम लेटर को, हमने कोई भी लेटर टाइप किया है, अगर हमें उसको ईमेल एड्रेस के थ्रू अगर हमें सेंड करना है, तो हम इसमें किसका यूज़ करते हैं, मेल मर्ज का। मेल मर्ज के थ्रू हम सेम लेटर को बहुत सारे पर्सन तक हम क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं सेम लेटर को मेल मर्ज के थ्रू। ओके अगर हम इसमें अगर हम बात करते हैं टेम्पलेट की, तो टेम्पलेट जो हमारे होते हैं ये क्या होते हैं, प्री डिज़ाइन होते हैं डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। और मैक्रोज अपने क्या होते हैं, हम इसमें ऑटोमेट रिपीटेशन टास्क को हम परफॉर्म करते हैं किसमें, मैक्रोज के अंदर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द पार्ट कंटेनिंग एन एरर। ओके एंड अब ये हमारा क्या हो गया, इंग्लिश का कंटेंट स्टार्ट हो गया है। अब हम इसमें क्या फाइंड करना है, एरर फाइंड करना है। एन यूनिवर्सिटी इज़ एन इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च विच ग्रांट डिग्री इन द वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट। ओके ये इसमें हमारी जो मिस्टेक है वो क्या है, एन में जो हमने आर्टिकल यूज़ किया है। आर्टिकल हमने क्या यूज़ किया है, यूनिवर्सिटी। इसका जो पहला जो साउंड है वो क्या है, अपना कॉन्सोनेंट साउंड, और कॉन्सोनेंट के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, ए का हम यूज़ करते हैं। सो ए यूनिवर्सिटी इज़ एन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ग्रांट डिग्री इन, यहाँ पे एक और मिस्टेक हमने की है, यहाँ पे हम वो आर्टिकल ए का हम यूज़ करेंगे इन अ वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट। ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट हियर। एंड हमने यहाँ पे दो एरर को शो किया है, एक आर्टिकल का है, दोनों ही हमारे क्या हैं, आर्टिकल के एरर है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द पार्ट। ओके इसमें भी हमें एरर फाइंड करना है। आई कुड नॉट रिकॉल व्हाट शी हैज़ एडवाइज्ड मी इन दिस मैटर। हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने पास्ट टेंस को हमने यूज़ किया है, और यहाँ पे हमने किसका यूज़ कर दिया, पास्ट परफेक्ट का। ओके यहाँ पे हमने प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ किया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हैड आना चाहिए। क्या आना चाहिए, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। हमारा क्या होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट का हमें यहाँ पे यूज़ करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा अपना हैज़ एडवाइज्ड की जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे, हैड एडवाइज्ड। क्या हम यूज़ करेंगे, हैड एडवाइज्ड। ओके ऑप्शन बी इज़ करेक्ट हियर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। dash I dash to exercise every day but sometimes I too lazy to do anything physically. Here option C is correct। endeavor means होता है efforts लगाना, try करना। every day वो क्या करती है, endeavor करती है, क्या करती है, try करती है। तो अगर हम बात करें कंज्यूमर की, कंज्यूमर क्या होता है, अपना जो भी अगर कोई भी ऐसा पर्सन जो परचेज करता है गुड्स को, ओके उसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, कंज्यूमर। एंड एनालिसिस में क्या होता है, जब हमें किसी भी चीज़ को डिटेल या फिर वो एक मेथड के साथ हम एग्जामाइन करते हैं, वो अपना क्या होता है, एनालाइज। अगर हम एट्रीब्यूट की बात करें तो एट्रीब्यूट में क्या रहेगा, एट्रीब्यूट में हम किसको करते हैं, किस पे ध्यान देते हैं, क्वालिटी के ऊपर। एट्रीब्यूट में हम किस पे ध्यान देंगे, क्वालिटी पे। आई हैड हार्डली रीच देयर वेयर ही अराइव्ड। अब जब हम इनको यूज़ करते हैं, हमने यहाँ पे क्या किसका यूज़ किया है, इन्वर्जन रूल का। किसका, इन्वर्जन रूल। इन्वर्जन रूल में क्या होता है, जो हमारा जो एडवर्ब है वो क्या हो जाती है, फ्रंट में आती है, उसके बाद हम किसका यूज़ करते हैं, ऑक्सिलरी का। सो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा, हार्डली हैड आई, जो ऑप्शन ए है वो अपना करेक्ट हो जाएगा। हार्डली हैड आई रीच्ड देयर व्हेन ही अराइव्ड। हार्डली के साथ सेकेंड थिंग हम क्या यूज़ करेंगे, हमेशा हार्डली के साथ क्या यूज़ होता है, व्हेन यूज़ होता है। ओके इसका हम ध्यान रखेंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें इसमें क्या करना है, फ्रेज हमें गिवन है, सेम मीनिंग इसका। द अफेक्शन ऑफ हिज वाइफ बोर हिम अप इन द मिडेस्ट ऑफ हिज ऑल हिज प्रॉब्लम। अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बोर्ड हिम अप का मतलब जब हम किसी चीज़ में सस्टेन करते हैं, हम कंटिन्यू करते हैं किसी भी चीज़ को एक लंबे टाइम से,
ठीक है, हम सपोर्ट कर रहे हैं या फिर होल्ड कर रहे हैं, एनकरेज हैं, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सस्टेन। और टू डिसीव, डिसीव के अंदर हम क्या करते हैं, जब हम किसी को मिसलीड करते हैं, ओके, धोखा देते हैं, वो अपना क्या हो जाएगा, डिसीव। अगर हम हम्बल डाउन की बात करें, हम्बल डाउन में क्या रहेगा, इसका मीन्स होता है कि जो हम क्या है, बहुत ही पोलाइट वे में हम किसी से, अदर पर्सन से क्या कर रहे हैं, इंट्रैक्शन कर रहे हैं। टू लीव का मीन्स क्या है, जब हम किसी चीज़ को गो अवे करते हैं, ओके, तो हम क्या बोलेंगे इसको, टू लीव। पंजाबी आई डोंट नो, लेट्स मूव टू द हिंदी पार्ट। यद्यपि का संधि विच्छेद है। अगर हम यद्यपि का संधि विच्छेद करें तो बेसिकली ये अपना क्या है, अगर हम संधि, संधि में भी काफ़ी सारे पार्ट हम यूज़ करते हैं, तो ये अपना है, अगर हम बात करें यद्यपि की, यहाँ पे हमने कौन सी संधि का यूज़ किया है, यण संधि। कौन सा है अपना, यण संधि का हमने यूज़ किया है। और इसमें क्या होता है, हम कुछ नियम को अप्लाई करते हैं, जैसे ई है, ई और ई, ओके, छोटी ई या बड़ी ई से अगर ये अगर हमें बदल के किस में कन्वर्ट हो जाए, य में अगर ये कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ये हम इसको हम क्या बोलते हैं, यण संधि। जब भी हमारा कोई भी सेंटेंस के लास्ट में अगर ई लगा है या बड़ी ई है, ये अगर कन्वर्ट हो जाए किस में, य में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यण संधि। अब इसमें हमने क्या किया है, यदि प्लस अपी में, हमारे यहाँ पे हमने छोटी ई की मात्रा और अ को किस में कन्वर्ट कर दिया है, य में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर, यद्यपि, ओके, यदि प्लस अपि। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान में उचित लोकोक्ति क्या है, जिसके पास शक्ति हो वह अपनी बात मनवा लेता है, इसीलिए कहा जाता है। इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसके पास शक्ति होती है वो अपनी बात मनवा ही लेता है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चुनिए। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर, कृपा हमारे घर आए। इसमें क्या है, अगर हम बात करें अदर ऑप्शंस की, जैसे कृपा हमारे घर आए, तो ये हमारा क्या है, एक शुद्ध वाक्य नहीं है। कृपा हमारे घर आने की कृपा करें, ये भी हमारा शुद्ध वाक्य नहीं है। कृपा करके हमारे घर आए, ये अपने आप में कंप्लीट सेंस नहीं देता है। लेकिन ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, कृपा हमारे घर आए, ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट है। अजात शत्रु निम्न वाक्य का एक शब्द है। अजात शत्रु की अगर हम बात करें, अजात मीन्स अगर हम इन वर्ड को अगर हम ब्रेक करें, तो ये हमारा क्या हो जाता है, अजात का मतलब होता है जो जन्म ना ले, जो पैदा ही ना हुआ हो, ओके, जो पैदा ही ना हुआ हो, जिसका जन्म ही ना हुआ हो, उसको हम क्या बोलते हैं, अजात। शत्रु, शत्रु मीन्स होता है दुश्मन, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर, जिसका कोई शत्रु ना हो उसको हम क्या बोलते हैं, अजात शत्रु। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पक्षी उड़ रहे हैं, वाच्य में कौन सा भेद है। अगर हम वाच्य की बात करें कि वाच्य होता क्या है, वाच्य में क्या होता है, जब भी कोई चेंज होता है वाक्य के अंदर, किसकी वजह से, कर्ता की वजह से, कर्म की वजह से, या फिर भाव की वजह से, अगर कोई भी चेंज होता है हम उसको क्या बोलते हैं, वाच्य। हमने अगर हम इस सेंटेंस को पढ़ें, पक्षी उड़ रहे हैं, ये किसको दर्शा रहा है यहाँ पे, इस वाक्य में क्या हो रहा है, कर्ता कर्ता क्या कर रहा है, बेसिकली हम किसका यूज़ कर रहे हैं, कृतृवाच्य का हमने यूज़ किया है। कृतृवाच्य का मतलब है इसमें जो मुख्य विषय होता है वो कौन होता है, कर्ता। मतलब इसमें कौन है, पक्षी। पक्षी हमारा क्या हो गया, कर्ता, एंड उड़ रहे हैं ये किसको शो करते हैं, क्रिया को। तो जो कर्ता है वो क्या कर रहा है, क्रिया। पक्षी उड़ रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कृतृवाच्य। अगर हम कर्मवाच्य की बात करें, तो कर्मवाच्य में क्या होता है, जो मेन विषय रहेगा वो अपना रहेगा कर्म। कर्म, जैसे शिकारी के द्वारा पक्षी पकड़े जाते हैं, तो शिकारी के द्वारा, ये जो के द्वारा है, ये अपना किसको शो करता है, कर्म को। तो मतलब शिकारी क्या कर रहा है, शिकारी के द्वारा पक्षी पकड़े जाते हैं, तो ये कर्म के ऊपर फोकस कर रहा है, तो ये अपना क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य। अगर हम भाववाच्य की बात करें, तो भाववाच्य में जो हमारा मेन जो विषय होता है वो क्या होता है, भाव, जो हमारे भाव को अपनी जो फीलिंग्स हैं उनको बताता है। जैसे पक्षी से उड़ा नहीं जाता, अगर हम इस वर्ड को लें तो ये अपना क्या है, भाववाच्य।
जिसका क्या मतलब है कि पक्षी से उड़ा नहीं जाता, ये एक भाव को दर्शाता है। थैंक यू एवरीवन।